देखो टॉपिक क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट, इसीलिए बोले थे है ना। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले वो समझो। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बट ये फैक्टर इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लीगल हो, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, सोसाइटी इंटरफेरेंस की वजह से, है ना, जो चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग ऑफ बिजनेस, जिससे बिजनेस क्या हुआ है, घिरा हुआ है। टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज हो गया। अभी देखो ना, 2-4 सालों के अंदर में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एआई आ गया है, एक आंसर चाहिए तुमको 5 आंसर चैट जीपीटी निकाल के दे देगा, है ना। इमेजिनेशन, पहले एडिटिंग का कितना डिमांड था कि फोटो एडिटर अच्छा होना चाहिए, अच्छा अच्छा फोटो एडिट कर देगा। अब चैट जीपीटी को दे दो, अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो, वो तुम्हारे लिए क्या कर देगा, इमेज क्रिएट करके रख देगा। तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अच्छा है कि तुम अच्छा से प्रॉम्प्ट लिखना क्या कर जाओ, सीख जाओ। क्लियर? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजन। कोई भी बाहरी चीजें जिससे मेरे डिसीजन, बिजनेस डिसीजन पे क्या करे, इफेक्ट पड़े, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इन द फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिसीजन ऑफ बिजनेस आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेसमैन के कंट्रोल में भी नहीं है। कौन बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है? जो भी एक्टिविटीज हो रहा है आउटसाइड बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो बिजनेस के कंट्रोल में है क्या? नहीं। क्लियर? चलेगा। तो बिजनेस, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया, तुम्हारे लिए थ्रेट्स बन गया, तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ सकता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ, पहला है रिलेटिविटी। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट किसी चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कुछ चीजों पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोविड आया था, कोविड आया था तो स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन हॉस्पिटल बंद हुआ क्या? नहीं, है ना। अगर देखा जाए बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट गुजरात का है, वैसा ही बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कश्मीर का है? नहीं, दोनों का जगह का इन्वायरमेंट क्या है, एकदम अलग है। गुजरात में बिजनेस करना आसान है, जबकि कश्मीर में बिजनेस करना उतना ही मुश्किल। तुरंत बोलेगा कि बिजनेस करो, कलमा पढ़ो, क्या पढ़ो? नहीं तो धा धा। अच्छा, वैसे ही अभी देखो ना, अचानक से क्या हुआ कि टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा था, कहाँ पे, कश्मीर में। अब अचानक से वहां पे टूरिस्ट जाने में भी क्या होता है, डर लगता है। पहले क्या होता था कि अगर एक लड़की डांस कर रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो आदमी क्या देखता था, लड़की को देखता था। अब होगा तो क्या देखेगा, उसको लगेगा कि अब एरोप्लेन जो है एक्सीडेंट ही करने वाला है। तो टाइप ऑफ क्या होता है कि तुम्हारा माइंडसेट अचानक से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इट इज ए टोटली एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा एक्सटर्नल फैक्टर पे। पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी क्या आया है तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट। इट इज डायनेमिक इन नेचर। कैसा है, डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा ही हमेशा रहता है। पहले पढ़ाने का तरीका कुछ और था, अभी पढ़ाने का तरीका कुछ और था। पिछले साल तक सिलेबस अलग था, अभी सिलेबस अलग है। पहले जो जो सिर्फ 11-12 पढ़ा था ना, वो पढ़ा सकता था, है ना। अब सिर्फ 11-12 वाला नहीं, क्योंकि अब जो नॉलेज चाहिए वो ग्रेजुएशन का नॉलेज चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ। तो जो ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा होगा कॉमर्स, वही क्या कर पाएगा, अकाउंट्स पढ़ा पाएगा, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं था। तो वैसे समझो क्लास 12 तक पहले क्या था, जितना क्लास 11 में है ना तुम्हारा, उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। एक एक्स्ट्रा था शेयर कैपिटल और रेशियो। फिर धीरे से पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, पार्टनरशिप। फिर इंट्रोड्यूस किया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले पार्टनरशिप था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, अब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कुछ दिन में पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो सब जो ग्रेजुएशन पढ़ाता है वही पढ़ा पाएगा, है ना। अब जो एजेड टीचर हो गए हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे टोटल पूरा। अब जो पहले पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन डिसाइडेड है, ये क्वेश्चन पढ़ाना है, ये क्वेश्चन पढ़ाना है, काम हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है बोलो?
सिलेबस चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? सिलेबस चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, सबका माइंडसेट भी चेंज हो गया है। अब भाई हमको तो वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा जैसा कि मार्केट में क्या है, डिमांड है। सब कोई एमसीक्यू करा रहे हैं तो हम बड़ा सवाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो जो एजेड पर्सन है वो उतना मेहनत करना चाहते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद उस हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। हम लोग क्या है, यंग है ना, हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग, टेक्नोलॉजी मोबाइल चलाने अच्छे से नहीं आ रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी का यूज करना उतना अच्छा से नहीं आएगा, है ना। अनसर्टेनिटी कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज से तो मिलकर बना नहीं है, लीगल भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है। तो इन सब से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना है, तो उसके बारे में अंदाजा लगाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। सब कुछ सही चल रहा है मेरे बिजनेस में, है ना, अचानक से जो है परमाणु बम गिरा दिया, सब कहानी खत्म। एनालाइज करना, ईरान सोचा था क्या कि ऐसा कंडीशन होकर रखेगा, इसराइल का भी सोचा था क्या एक साल पहले, लेकिन अभी कंडीशन वहां पे क्या है, दयनीय है। जो लंदन में सेट होने जा रहे थे वो सेट हो गए, है ना। तो ये क्या हुआ, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, उसको अंदाजा लगाना पाना क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर हमको पता रहता पहले से कि डोनाल्ड ट्रम्प बनेंगे या मोदी बनेगा तो हम तो शेयर मार्केट में जब बहुत पैसा लगा देते, और लगा देते तो मेरा शेयर मार्केट में प्राइस क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है कि आज शेयर मार्केट ग्रीन में है तो कल रेड होगा कि ग्रीन होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या होगा किसी को पता नहीं है। एलिमेंट ऑफ इंटररिलेटेडनेस और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। देखो क्या बोले, रिलेटिविटी, जो कंडीशन कंट्री टू कंट्री क्या करता है, वेरी करता है। इंडिया में जितना अच्छा बिजनेस करना है उतना अच्छा पाकिस्तान में बिजनेस करना नहीं है, ईरान में तो और नहीं है, अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से, है ना। तो इवन रिलीजन टू रिलीजन क्या होता है, चेंज होते रहता। पॉलिटिकल कंडीशन इन गुजरात इज डिफर फ्रॉम द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का कंडीशन अलग है और गुजरात का कंडीशन अलग था। पहले गुजरात के सीएम कौन था, नहीं नहीं, अभी तो तुम लोग के रिसर्च में ना, पहले 15 साल वो सीएम रहा है ना, कौन, मोदी। और उसके बाद 15 साल क्या रहेगा, पीएम। मतलब 30 साल से तो खाली नेता ही बन के घूम रहा है लाल गाड़ी में, है ना। तो गुजरात स्टेट इज कंसीडर टू बी द बेस्ट स्टेट फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना। गुजरात जैसे टाटा का यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, सिंगूर में बड़ा सा प्लांट लगाना चाहता था, है ना। ममता दी करने नहीं दी, सीपीआईएम का राज्य था, सीपीआईएम का अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ममता दी उसको स्टैब्लिश होने नहीं दी, और माँ माटी मानुस करके टाटा को भगा दी और अपने सीट पे बैठ गई, कौन, ममता बनर्जी। अब टाटा यहाँ से चला गया, अब यहाँ से टाटा को तुरंत मोदी बुला लिया कि तुम आप आइए ना, यहाँ पे 1 रुपया दीजिएगा खाली, आप हम सब जमीन जुगाड़ के दे दे रहे हैं आपको, आप यहाँ पे प्लांट लगाइए, स्टैब्लिश कीजिए टाटा नैनो के लिए। किसके लिए, टाटा। तो इन सब लफड़ा में पड़ने की वजह से नैनो का थोड़ा सा इमेज क्या हो गया था, खराब हो गया था, है ना। मोस्ट एफोर्डेबल कार बोलने की जगह पे मोस्ट चीपेस्ट कार बोला गया उसको, किसको, टाटा नैनो को, जिसके वजह से भी मार्केटिंग उसका खराब हो गया और वो अल्टीमेटली वो ग्रो नहीं कर पाया, कौन, नैनो। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, सब कोई क्या करता है, बिजनेस के ऊपर नजर गड़ा के रखता है कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तो वो लपेट लेगा। ऑल एग्रीगेशन इन द नेचर ब्रिंग्स बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है और कुछ थ्रेट्स भी है। अपॉर्चुनिटीज देखो तो क्या हुआ, यूनिट में एडमिशन लेना बंद हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि एक टाइप का थ्रेट आया कि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, और कुछ स्कूलों के लिए वही क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बन गया कि वाह अब तो खाली इस प्राइवेट में स्कूल का एडमिशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो कुछ चीजों के लिए थ्रेट्स है तो कुछ चीजों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज है, क्या है। जैसे बजाज का स्कूटर का डिमांड धीरे धीरे गिरने लगा था, स्कूटर, पहले स्कूटर चलता था, स्कूटी नहीं, स्कूटर का बहन आई है, कौन, स्कूटी। पहले स्कूटर था, क्या था, स्कूटर। तो स्कूटर जब था उसके बाद डिमांड बढ़ने लगा बाइक का, किसका, बाइक का। तो आदमी धीरे धीरे स्कूटर खरीदना बंद कर दिया और क्या खरीदना शुरू कर दिए, बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। अब बाइक खरीद रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे बजाज ऑटो लिमिटेड क्या किया, प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, किसका प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, स्कूटर। किसका प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। और
बाइक का प्रोडक्शन पे ज्यादा क्या करने लगा, फोकस करने लगा। तो थ्रेट्स ये था कि डिमांड घट रहा है किसका, स्कूटर का, और अपॉर्चुनिटी ये था कि बाइक का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम अच्छा रहेगा अपने बिजनेस को शिफ्ट कर जाए किससे किसमें, जैसे अभी देखो तो पेट्रोल और डीजल के कार का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम लोग स्विच कर जाना चाहिए कहाँ पे, इलेक्ट्रिक। तो महिंद्रा वही किया कि अब से सारा प्रोडक्ट जो बनेगा हमको हमारे पास वो सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी थ्रेट्स है जिससे तुम्हारा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है उसको कन्वर्ट कर लो किसके में, अपॉर्चुनिटीज में। वही चीज बोला है, डिमांड फॉर द स्कूटर इज फॉलोइंग फॉर डिमांड ऑफ द बाइक इज इंक्रीजिंग, सो बजाज ऑटो लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग द स्कूटर एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मोटरसाइकिल। वो स्टॉप कर देगा किसका प्रोडक्शन, स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर देगा और मोटर बाइक का प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करेगा। डायनेमिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप चेंजिंग ऑन, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। उसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। चेंज करने की वजह से जैसे मानो एयरटेल और वोडाफोन, तो वोडाफोन विदेशी कंपनी, एयरटेल इंडियन कंपनी, तो वोडाफोन अगर कुछ नया ऑफर लाया है तो एयरटेल को भी नया ऑफर लाना पड़ेगा, तभी जाके वो मार्केट में क्या कर पाएगा, स्टेबल कर पाएगा, अदरवाइज मार्केट में रहना पॉसिबल नहीं है। जैसे मारुति सुजुकी छोटा गाड़ी लाता था तो टाटा नैनो लेके आया, तो उससे भी छोटा गाड़ी है, उससे भी सस्ता गाड़ी। मारुति सुजुकी बहुत पहले ही सोच लिया था कि इंडियन मार्केट में छोटे गाड़ियों का डिमांड बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि हम दो हमारे दो, है ना, तो 4 आदमी का गाड़ी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक और 5 सीटर गाड़ी बहुत डिमांड है कहाँ पे, इंडिया में, है ना, क्योंकि फैमिली छोटा है, या फिर फैमिली बड़ा भी रहता है तो शादी होने के बाद उसको छोटा कर दिया जाता है ना। अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े फैमिली को छोटा करने में क्या करती है, सक्षम है। पीछे से भाई सासू माँ, मने मदर इन लॉ ना, उसकी मम्मी। छोड़ो, अनसर्टेनिटी क्या चीज, अनसर्टेनिटी, बिजनेस के इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। 3 जून तक पता नहीं था कि मोदी बनेगा कि कोई कौन बनेगा, तो 3 जून के तक ना एक प्रिडिक्शन लिया गया था कि मोदी मैंने बीजेपी के गवर्नमेंट को 400 सीट मिल रहा है, ये प्रिडिक्शन था, क्या था, प्रिडिक्शन था। और तो उस दिन ना शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया था, बहुत ऊपर गया था, मतलब करीब करीब तुम समझो कि 2% का छलांग मारा था। कब, कितना परसेंट का छलांग मारा था, 2% ऊपर गया था, कितना परसेंट ऊपर गया था, 2%। कब, 3 जून को, या 2-3 जून को, 2 या 3 जून को, है ना। 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट खराब था, ऐसा नहीं था कि कितना था, 200 कितना था, नहीं अपने से नहीं बना था ना, 249, हाँ, जो 249 मान लिया, 250 मान लिया, कितना मान लिया, 250, 272 चाहिए था, 250 था उसके पास, लेट्स सपोज, है ना। तो अब क्या हुआ, उम्मीद था कि 400 सीट मिल जाएगा, अब मिला कितना, 249 या 250, कितना मिला, 250 मिला। तो कहीं ना कहीं उम्मीद के खिलाफ था, तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है। पहले क्या होता था, मोदी को जो मन करता था वो डिसीजन ले लेता था, अभी तो क्या है, उसके ऊपर प्रेशर है ना, कि भाई अगर बिहार के किसका, नीतीश कुमार का बात नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि वो अपना हाथ टान ले, है ना, उड़ीसा का नहीं सुनेंगे तो वो हो सकता है कि वो अपना हाथ टान ले। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। इन दैट केस क्या किया गया, उस दिन 4 तारीख को, 4 जून को जिस दिन रिजल्ट, उस दिन शेयर मार्केट जो है 4% से डाउन था, कितना परसेंट से, 4% से 2% से बढ़ा था और 4% से डाउन हुआ था, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अनसर्टेन ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 तारीख को बढ़ रहा था और 4 तारीख को घट रहा था। कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वायरमेंट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट, इन्वायरमेंट को समझना छोटे छोटे पार्ट में समझना इजी है ना, कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, या ये हो सकता है, या फिर ये हुआ है ना। बट इन अ ब्रॉड अगर समझना चाहोगे तो ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे मानो कि किसी कंपनी का सेल्स का डिमांड जो है, प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, तो सेल गिर गया, उसका सेल गिर गया है, 50% से सेल गिर गया, तो ये तो पता चल गया कि सेल गिर गया है।
अब सेल क्यों गिरा है ये एनालाइज करने के लिए तुमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि क्या कस्टमर्स नए कॉम्पिटिटर की तरफ भाग रहे हैं, कि क्या कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया है, कि क्या कस्टमर्स को प्योर सर्विस नहीं मिल रहा है, कि क्या कस्टमर्स को प्राइस ज्यादा लग रहा है मेरे प्रोडक्ट का, है ना। ये जान पाना या ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है ना। कस्टमर्स डाउनफॉल हुआ है, सेल्स गिर गया है, ये पता है, ये एक नजर में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों गिरा है ये पता कर पाना क्या है, मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इजियर टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग डिमांड, है ना, आसान है क्या करना, ये पता करना कि डिमांड गिर गया है, बट इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई द डिमांड इज फॉलिंग, क्यों गिरा हुआ है ये बताना क्या है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। चाहे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया होगा, है ना, चाहे कंपटीशन में कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अच्छा होगा, या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर्स को ज्यादा लग रहा होगा, या फिर मेरे प्रोडक्ट से सस्ता में प्राइस में मिल रहा होगा। क्लियर, बहुत सारे रीजन हो सकता है। इंटर रिलेटेडनेस, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे पे क्या है, इंटर रिलेट करती हैं। अचानक से समाज में क्या हुआ है, बच्चे या बूढ़े जो है विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं, वेज खाएंगे, है ना, डेली जिम जाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, हाई कैलोरीज वाला सामान नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, फास्ट फूड का डिमांड कम हो जाएगा और जिम का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो सब एक दूसरे पे क्या है, इंटर रिलेटेड है। सोशल सोशल इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट हो रहा है कि हमको क्या करना है, अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे क्या हो सके, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में ज्यादा लोग ध्यान दे, स्वच्छता रहे, क्या रहे, स्वच्छता रहे, तो उसके केस में जिम का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आदमी वो सामान खाना ज्यादा पसंद करेगा जिसमें कैलोरी कम होगा, है ना। अब आदमी पहले क्या होता है, लेबल कोई पढ़ता नहीं था, जॉन आई फार्क हो, है ना, अब क्या होता है, देखता है कि इसमें शुगर कितना है, इसमें फैट कितना है, एक बार शुगर हो जाए तो पता चलेगा, कि देखेगा प्रोडक्ट के पीछे, ओ शुगर कितना है इसमें, ओ बहुत शुगर है भाई नॉट को, है ना। कब, जब हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस अवेयरनेस रहेगा तब। स्पेसिफाइक स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है बोलो, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरे कस्टमर, मेरे इन्वेस्टर, मेरा कुछ भी पॉलिसीज, है ना, जो कि सिर्फ मेरे को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, मेरा इन्वेस्टर मेरे को इफेक्ट करेगा, मेरा सप्लायर अगर मेरे सप्लायर को कुछ हो गया, या फिर मेरे सप्लायर का दुकान बंद हो गया, या फिर बिजनेस बंद हो गया, तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बिजनेस पे ही क्या करेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। बट क्रूड ऑयल पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, ईरान से क्रूड ऑयल आता है, वहीं पे क्या हो रहा है, बमबारी हो रहा है, तो क्रूड ऑयल आना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं उन सब पे प्राइस क्या क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा तो हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो कुछ होता है स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करता है, और कुछ होता है जनरल फोर्सेस जो पूरा ऑल ओवर माने बिजनेस का इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कोविड आने से क्या एक आदमी दो आदमी उससे प्रॉब्लम में था, एक दो बिजनेस लाल में था, नहीं, सब बिजनेस ही डाउनफॉल में था। किसमें था, इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने से वी गेट अ रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। जैसे मारुति सुजुकी, है ना, वो क्या किया, पहले ही एनालाइज कर लिया कि भैया छोटा कार का डिमांड मार्केट में क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, इसीलिए इंडिया के हिसाब से छोटा कार ही बनाना वो क्या करता था, ज्यादा उसका कभी भी गाड़ी जो है बहुत बड़ा या फिर 7 सीटर 8 सीटर नहीं होता था, है ना। जानता था कि हम लोगों ने एक फीमेल कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है जो घर को बर्बाद करके, कितना समझदार है तुम लोग, असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग। जैसे मानो कि सोशल अवेयरनेस है कि भाई हेल्दी खाना खाना है, तो पतंजलि का आया आटा नूडल्स, तो मैगी भी लाया आटा नूडल्स, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हाँ चलो कंपनी जो है कम से कम हेल्थ के बारे में सोच रही है, मैदा नहीं खिला के क्या खिला रही है, आटा, लेकिन किस रूप में, नूडल्स के रूप में। या फिर डाइट कोक किस लिए बदनाम है, कोको कोला किस लिए बदनाम है, कि उसके अंदर में शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो शुगर बहुत ज्यादा होता है तो क्या किया जाए, तो डाइट कोक लाया, कि ऐसा कोक जिसके अंदर में शुगर का मात्रा है ही नहीं, जो शुगर पेशेंट है वो भी क्या कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ले सकता है। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाओगे, है ना। हमको पिछले साल ही पता चल गया था कि भाई ऑनलाइन में जाना जरूरी है, अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करना क्या है, जरूरी है। 4K में
4K या फिर कम से कम HD क्वालिटी तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। अगर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते थे, है ना, तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं देगा। इवन आईफोन से अच्छा क्वालिटी देता था, बट इन केस ऑफ जो अदर मोबाइल होगा सैमसंग वगैरह, सो 480 जाता था, ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 480, उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी है ही नहीं। अब बच्चे जो है हाई डिफिनेशन में ज्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि नेट का अब कोई कमी, अनलिमिटेड 5G, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, सपोर्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। आते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, हाँ? एक एक करके पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। जैसे बोले ना, मारुति सुजुकी पहले ही क्या कर ली थी, एनालाइज कर ली थी कि भैया फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है कि इंडियन फैमिली जो है वो शॉर्ट होने वाली है, छोटे होने वाले हैं, सब जाके शहर में बसेंगे। और शहर में 1 कट्ठा जमीन माने कि गांव में 5 कट्ठा जमीन के बराबर है ना। हालांकि मेरे दादाजी बहुत गरीब थे, 20 बीघा जमीन था। अभी देखो हम क्या क्या नहीं कर लिए अपने जमाने में, क्या किया, 1 BHK घर लिया, एगो फ्लैट में सोसाइटी के अंदर। अच्छा, 20 कट्ठा माने 20 बीघा माने करीब करीब 1000 स्क्वायर फीट माने 1000 क्या, लाख स्क्वायर फीट मान के रखो, है ना। और तुम कितना BHK लिया, 430 स्क्वायर फीट का, कितना का। तो तुम क्या कर रहे हो, अमीर दिखा रहे हो कहाँ होके, शहर में। गांव के लोग पहले क्या करते थे, जमीन खरीद खरीद के खरीद जाते हैं कि वही जमीन जो है एक दिन क्या करेगा, सोना उगलेगा, है ना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो अमीर लोग थे वो क्या करते हैं, पहले ही अपॉर्चुनिटी को भाप लेते हैं, क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं कि इसका यहाँ से हाईवे जाने वाला है, तो पहले वहां का जमीन क्या कर लेगा, खरीद लेगा लोग। और जब वहां से जमीन जाएगा, हाईवे जाएगा, तो उसका डिमांड 3 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ के मिल जाएगा। एंड इंटरप्राइज टू कम्पीट विद इट्स कंपटीटर से कम्पीट करने में उसको क्या होगा, आसान होगा। तो मारुति सुजुकी कैसे एनालाइज करती है, समझो। वो ना पहले अपने प्रोडक्ट को जापान में लॉन्च करती है, कौन, मारुति, है ना, सुजुकी, सुजुकी कंपनी है जापान में। तो अब जब जापान में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, जो देखती है कि 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसमें से जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चला कहाँ पे, जापान, वो प्रोडक्ट को ही लॉन्च करेगी कहाँ पे। तो सक्सेस रेट रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां के लोग को अगर पसंद आ रहा है तो यहाँ के लोग को अल्टीमेटली पसंद आएगा ही आएगा। तो 2 बार डिफॉल्ट होने का चांस नहीं रहता। असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग, बोले ना कि चूंकि कंपनी कैन बिल्ड पॉजिटिव इमेज बाय अंडरस्टैंडिंग द पीपल प्रॉब्लम एंड रिजॉल्विंग देम। प्रॉब्लम समझना और प्रॉब्लम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना। वही तो क्या करता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्ट बनाता है। वेज आटा नूडल्स या कोक डाइट, है ना, जो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहता है, जो बड़ी बड़ी लोग हैं वो लोग क्या खरीदेंगे, वेजिटेबल नूडल्स, जो कि वो लोग लगे, उन लोगों को लगता है कि वो क्या है, ज्यादा हेल्दी है। क्या है, हेल्दी बाहरी फूड कभी भी नहीं होता है। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, है ना, टाइम टू टाइम हमको चेंज के साथ क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। ऑल साइजेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस आर फेसिंग द इंक्रीजिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट। हर एक इन्वायरमेंट में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। हर एक प्रोडक्ट को देखो, कितने लोग जो है ऑनलाइन में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, मतलब सामान बेचने में, वो ऑफलाइन भी बेच रहे हैं एज वेल एज ऑनलाइन भी। जानते हैं कि फ्यूचर ऑनलाइन ही है, फ्यूचर। अब आदमी को कोल्ड ड्रिंक भी पीना होता है तो ब्लिंकिट करता है ना, वो बगल वाला दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद के किए जाएगा भरी छोड़, तो ऑर्डर मार ब्लिंकिट पे, 10 मिनट में घर आके दे जाएगा, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वैसे वैसे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बगल वाले दुकान से लाके तुमको दे दे रहा है। आज तुमको आदत लगा रहा है, आज तुमको क्या कर रहा है, आदत एक बार लग जाएगा ना, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा कि तुम उससे दुकान से, बगल वाले दुकान से खरीदना बंद कर दिए, खरीदना बंद कर दिए तो वो अपना दुकान बंद कर दिया। जब सब दुकान बंद हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ सुपरमार्केट। क्या बचेगा, अब सुपरमार्केट MRP पे सामान क्या करना शुरू करेगा, बेचना। सो यू हैव टू परचेस, तुमको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। टू मैनेज विथ चेंजेस, मैनेजर एग्जामिन द इन्वायरमेंट एंड डेवलप द सुटेबल प्लान, है ना। सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे किसी भी मेट्रो सिटीज में जहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, व्हीकल्स का प्रॉब्लम होना लगता है, तो वहां पे मेट्रो स्टार्ट, क्या स्टार्ट होता है, लाइक पटना में भी मेट्रो स्टार्ट होने वाला है। मेट्रो गाड़ी क्या करता है ये बताओ, एक शहर के भीतर घूमता है,
बड़ा शहर के भीतर घूमता है उसको बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। क्या बोलते हैं? जो शहर के अंदर घूमे उसको मेट्रो ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन तो नॉर्मल ट्रेन होता है, जो शहर के अंदर, जैसे कलकत्ता में ही बहुत बड़ा कलकत्ता है, छोटा मोटा तो है नहीं, तो ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन सब स्टार्ट हो रहा है। क्यों? ताकि शहर में कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो जाए। यहाँ से एस्प्लैनेड जाना मैंने एक बहुत बड़ा तिकड़मबाजी था। अब कितना आसान हो गया है, मस्त यहाँ से हावड़ा पहुंचो, हावड़ा से मेट्रो पकड़ो, मेट्रो से एस्प्लैनेड पहुंच जाओ, बाहर निकलने का भी जरूरत नहीं है ना? और तुम रश देखते पहले कैसे सिचुएशन होता था बस में, आदमी टंगा टंगा के जाता था किसमें? बस में। अब देखो भीड़ खाली हो गया होगा, भीड़ क्या हो गया होगा? खाली हो गया होगा। चलेगा? इंक्रीजिंग द ट्रैफिक इन द दिल्ली टू लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो, है ना? ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया तो इसकी वजह से हमको क्या बनाना पड़ा, मैंने मेट्रो बनाने का जरूरत पड़ गया। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड थ्रेड्स, हम लोग को क्या करना चाहिए? थ्रेड्स को एनालाइज करना चाहिए और उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज में। किसमें? थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऋषभ निकल जाओ मोबाइल में से। थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंडियन फर्म कैन कम्पीट फॉरेन फर्म्स बाय इम्प्रूविंग, इंडियन फर्म फॉरेन फर्म से कैसे कम्पीट कर सकता है? जब अपना क्वालिटी अच्छा रखेगा तो कोई भी विदेशी आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टाटा है ना, टाटा का पंच, टाटा का जो भी गाड़ी होता है वो आदमी ज्यादा डिमांड करता है सेफ्टी के लिए। किसके लिए? तो क्वालिटी बहुत अच्छा है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कॉस्ट को क्या कर दो? कम कर दो, तो प्राइस कम लगेगा कस्टमर्स को, तो भी कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है। और इंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओ, कस्टमर को दिखाई देना चाहिए, है ना, कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बिक्री होता है। सपोर्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, एनवायरमेंट ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, एनवायरमेंट क्या लाता है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों लेके आता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट, हमको समझना पड़ेगा किसको? बिजनेस एनवायरमेंट को, और सारे थ्रेट्स को जो जो कि मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा किसमें? अपॉर्चुनिटीज में। लाइक स्कूटर का डिमांड घट रहा था, किसका डिमांड घट रहा था? तो स्कूटर का डिमांड घटने की वजह से किसका डिमांड बढ़ रहा था? बाइक का। तो बेटर है कि हम स्कूटर का प्रोडक्शन करना बंद कर दें और किसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दें? बाइक का। उसी तरह कार, इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ रहा है और डीजल पेट्रोल का कार का डिमांड घट रहा है, तो डीजल पेट्रोल का कार का प्रोडक्शन करना कम कर दें और इलेक्ट्रिक पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा करें ताकि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा सुपीरियर निकले। तो डिमांडिंग ऑफ स्कूटर इज फॉलिंग, सो डिमांड फॉर द बाइक्स इज इंक्रीजिंग। तो बजाज क्या किया? स्कूटर का प्रोडक्शन करना बंद करके मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करना बढ़ा दिया। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स द वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? बाहरी लोग से, है ना, टैक्सेस देना पड़ता है बाहरी लोग को, मैन पावर से मिलता है सोसाइटी से, तो सोसाइटी से मिलजुल के काम करना चाहिए और उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अल्टीमेटली फर्म को ग्रो करने में क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है ये सब? डायमेंशन है किसके? मैंने कितना पार्ट होता है किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट का। पांच तरीके से बिजनेस बीच में घिरा हुआ है और 5 जगह से इस पे क्या आता है? प्रेशर आता है। पहला तो लीगल, लीगल आ गया कि भैया आपको सारा चीज प्रोडक्ट में जो भी बनाए हैं सारा का लेबलिंग में, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहना चाहिए कि क्या क्या चीज मिलकर बना हुआ ये प्रोडक्ट है। दूसरा पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल चेंज हुआ, पॉलिटिक्स चेंज होता है, पहले बीजेपी का सरकार है, अगर कांग्रेस का आ गया तो बहुत सारे लॉ वगैरह में क्या आ जाएगा? चेंजेस, तो जिससे बिजनेस करने में मुश्किल हो सकता आसान। अभी चूंकि 15 साल से हम लोग पॉप अप हो चुके हैं, है ना, जो 15 साल से सीट पे बैठा हुआ है उसको जितना खिलाना था खिला चुके हैं हम भी कंफर्टेबल जोन में है और वो भी कंफर्टेबल। अब जैसे ही दूसरा क्या आएगा, नेता आएगा, वो क्या करेगा? वो अपना खाने के चक्कर में पड़ेगा, वो अपना लॉ लगाएगा और उसको कानून को फॉलो करने के लिए तुमको उसके लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिश्वत खिलाना पड़ेगा और अल्टीमेटली तुम्हारे बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब क्राइसिस आ गया। बोला गया कि जब ईरान पे हमला कर रहा है इजराइल, है ना, तो या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्ल्ड वार 3 में, है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? ये उसके ऊपर परमाणु बम गिराएगा, ये मेरे ऊपर गिराएगा, वो उसके ऊपर गिराएगा, है ना, और तबाही हो जाएगा। किसके पास?
किसके पास? इसराइल के पास है? ईरान के पास नहीं है। इसराइल के पास है? ईरान तो डेवलप करना चाहता है। इंडिया में भी वो शुक्र मनाओ, देखो हम क्या बोले, इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर नहीं रहता। आज जैसे ईरान का हालत करके रखा है अमेरिका, वैसे इंडिया का भी करके रख देता, है ना? तुम सोचो क्या सिचुएशन कंडीशन क्रिएट होकर रखा है। ईरान चाहता है कि भैया हम पे कोई हमला करेगा तो हम भी उस पर हमला करेंगे, इसलिए हम अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, है ना? अब अमेरिका बोला कि नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, गलत नहीं, प्रोडक्शन करना ही नहीं है। तो वैसे ही इंडिया को धमकी दिया था कौन? अमेरिका। पता है कि नहीं तुम लोग को? 1999 में, है ना? जब अब्दुल कलाम क्या थे? अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे उस टाइम में, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे और बीजेपी का सरकार था, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। पर अमेरिका बोला था कि आप न्यूक्लियर का तैयारी कीजिएगा भी मत, है ना? सोचिएगा भी मत। अगर थोड़ा सा भी शंका हुआ, है ना, कि आप न्यूक्लियर क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारा पाबंद लगा दिया जाएगा। लगाना भी क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। कौन? अमेरिका। और सैटेलाइट से हमेशा ध्यान रखता था किसको? इंडिया को, कि वेदर ऐसा कुछ एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है ना? अब वो लोग क्या होता था कि इतना अच्छा साइंटिफिक, तो इतना अच्छा से कैलकुलेशन करके रखा था, वो जानता था कि कब सैटेलाइट यहाँ से होके गुजरेगी, तब एकदम शांत हो जाता था माहौल। और जैसे ही सैटेलाइट गुजर जाती थी, फिर 1.5 घंटा काम होता था, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते अल्टीमेटली परमाणु बम, है ना? और उसी के लिए देखो, मतलब हम बोलते हैं कि बीजेपी के सपोर्ट में कभी कभी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बीजेपी ने दिया है, लाइक बहुत अच्छा अच्छा प्रेसिडेंट। तुम प्रेसिडेंट देखोगे एक बीजेपी के टाइम का, एक प्रेसिडेंट देखोगे कांग्रेस के टाइम में, दोनों में अंतर है। बीजेपी प्रेसिडेंट उसको बनाता है जिसने कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा किया है या इंडिया के लिए अच्छा किया है। लाइक लाइक तुम्हारा क्या बोलते हैं, और वही अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, प्रेसिडेंट तो वो थे ना अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट ही कभी जिंदगी में इंडिया को नहीं मिलेगा, है ना? मुनमुन द्रौपदी, उसके बाद वो क्या था, इससे पहले का काम था राम, है ना, रामनाथ कोविंद। ये लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस नहीं है। कौन लोग? रामनाथ कोविंद या फिर जो, हाँ, वो लोग पॉलिटिक्स से नहीं आया है। वो लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से उन लोग को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया है। जबकि कांग्रेस की सरकार में देखोगे उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है जो उसके कांग्रेस के ही सपोर्ट में कभी ना कभी रहा है। जैसे शीला दीक्षित, है ना? एक टाइम में दिल्ली की सीएम थी। क्या थी? दिल्ली की सीएम थी। तो वो क्या ही डेवलप की, है ना? पूरा बड़का घोटाला हुआ था, पता नहीं तुम लोग जानता है कि नहीं, एक ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में बहुत बड़ा घोटाला था, तो जिसमें शीला दीक्षित का नाम था। अब ऐसा आदमी को प्रेसिडेंट बना के बैठी है, सर्वोच्चतम उपाधि देके रखी है, क्या ही दिक्कत है? कुछ चीजें अच्छा है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी है ना? लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कुछ चीज को फॉलो कर रहा है, कुछ चीज को, अब कानून बोल दिया कि भैया अगर आप स्मोकिंग का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना? और कैंसर हो सकता है, ये बात आपको बताना पड़ेगा। अब बेचिए, तंबाकू बेचिए, लेकिन बोलिए कि तंबाकू खाने से आदमी मर सकता है। तो कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर पता रहेगा तो हम बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है तो बिजनेस करने में मेरे को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि स्मोकिंग करना इंजीरियस टू हेल्थ है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से आपको ये लिख के बताना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए किसको? कंज्यूमर को। किसको? कंज्यूमर्स को। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? क्योंकि पॉलिटिक्स से ही पूरा ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ना? चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सेंट्रल पॉलिटिक्स हो। कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस के लिए है। गवर्नमेंट ज्यादा चेंज होगा तो इससे बिजनेस का एनवायरनमेंट में भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, और उसको ज्यादा लोगों को ज्यादा रिश्वत देना पड़ेगा, अगर पॉजिटिवली बोले तो वही बोला कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 15 सालों से एक ही गवर्नमेंट है तो स्टेबिलिटी फील होता है। जैसे चाइना क्यों डेवलप किया, रसिया क्यों डेवलप किया, जापान क्यों डेवलप किया? क्योंकि वहां पे बार बार इलेक्शन नहीं होता है, जो नेता है वो नेता है, परमानेंट नेता है। तो परमानेंट नेता होने से क्या होता है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इस वजह से वो जैसे चाहेगा वैसे बिजनेस को या फिर कंट्री को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। इंडिया में तो डर रहता है कि 5 साल बाद क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन चाइना में डर है ही नहीं, है ना?
रशिया में कोई डर है ही नहीं, बिना इलेक्शन का वो जीतता है। स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, है ना, कॉन्फिडेंट क्रिएट करता है स्टेब्लिश गवर्नमेंट, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आसानी से क्या किया जा सकता है। जब चाइना में क्यों डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सब जानता था कि चाइना का गवर्नमेंट चेंज होने वाला नहीं है, तो एक बार पैसा खिला दो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर आप चलाते रहिए, और जब जब पैसा खाने को मांगेगा उसको याद दिलाते रहिए, उस टाइम खिलाए थे ना, और थोड़ा सा खा लीजिए, बिजनेस को चलने दीजिए। तो वही बोल रहा है कि गुजरात जो है 15 सालों से एक ही सीएम बना हुआ था, एक ही सीएम बनने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आया था, और स्टेबिलिटी आया था तो पॉलिटिकल कोई इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इस वजह से बेस्ट स्टेट बना था इंडिया का, क्या करने में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के केस में, किस केस में, सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोसाइटी जैसे चेंज हो रही है ना, पहले आदमी क्या होता था कि खाने पीने पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है किस पे, खाने पीने पे, हेल्थ पे, जिसकी वजह से लो कैलोरीज फूड या फिर क्या बोलते हैं, जिम जाना, ये सब का डिमांड क्या हो रहा है, धीरे धीरे। फिर क्या आता है, अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है तो इंडिया में क्राइसिस नहीं आएगा, आएगा, उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। देखोगे फेड, फेड बोल के होता है अमेरिका में, वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो इंडिया भी अपना इंटरेस्ट रेट कट करता है, आज नहीं एक महीना बाद करेगा लेकिन करेगा। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट कट होने से क्या होता है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाता है। मानो कि जो कार लोन हमको 10% में मिल रहा था, अब कार लोन 6% में मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो हम कार का डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है ना, तो प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वही इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो आदमी खरीदना क्या कर देगा, बंद कर देगा, लोन लेना बंद कर देगा, है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट अप होता है तो प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाता है। इकोनॉमिक में पढ़ा होगा ना, CRR SLR, पढ़ा है तुम लोग ऐसा कुछ, ठीक है, होता है कुछ, जिससे कि रेपो रेट, रेपो रेट सुना है, रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच द RBI प्रोवाइड लोन टू द अदर बैंक, है ना। रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI अदर बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना, मेन, वो लोन देने के लिए बैठा है, डिपॉजिट लेने के लिए नहीं बैठा है, सुना है उसका मेन काम, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम लोन देने से है, लेने से नहीं। तुमसे पैसा लेता है 2.5% से और किसी को उधार देता है 10% से, और उसके बीच का 7% खुद खाता है ना। तो ये उसका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, और हम लोग जो जमा करते हैं वही पैसा किसी और को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब देखो तुम, टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, एक जमाना तुम लोग तो ऐसा जमाना का है जो 5G से मैंने 4G से स्टार्ट हुआ है ना, जब से माइंड सेट हुआ है या फिर जब से मोबाइल चला रहा है तो 4G ही चला रहा है, 3G तो चलाया भी नहीं होगा, है ना। हम लोग वो जमाना का जो 2G चला रहे थे, 2G में भी वही बोले ना कि MB में डाउनलोड, 1 MB, देख भाई 1 MB 1 मिनट में डाउनलोड हो जाता है ना। हम लोग के लिए बहुत अचीवमेंट का बात था कि 1 MB 1 मिनट में डाउनलोड हो जा रहा है, समझ रहा है क्या स्पीड है ना। 5 MB का गाना 5 मिनट में डाउनलोड, मस्त। मेरा फ्रेंड अबाक, पाक मजाक करते रहे, हम जब 10 क्लास में थे, 11 क्लास में, कि 3G यूज करना शुरू किए थे, तो ये देखा 1 मिनट में एक MB का गाना डाउनलोड हो जा रहा है, मजाक मत करो, बाजी लगाओ 50 रुपए के। तो ये नया चीज था हम लोग के लिए, क्या था, नया चीज था। तुम लोग लगे कि 1 MB 1 GB 1 मिनट में हो, तब बोलिए कि हाँ स्पीड अच्छा है। Include the forces relating to the scientific improvement and innovations. Provide the new way for technology. टेक्नोलॉजी को यूज करना, कैसे यूज करना है, पहले फिक्स लाइन था, अब क्या हो गया है, मोबाइल फोन हो गया है। पहले घर में फोन होना मतलब किसी पूरा एरिया में एक आदमी के घर में फोन होता था, है ना, वही नंबर सबको क्या होता था, दिलाता था कि फोन कर लीजिएगा, उससे बात करना होगा। तो हम लोग को याद है कि सुशांत के दुकान पे फोन आता था तो हम लोग दौड़ के जाते थे, क्या करने के लिए, बात करने के लिए, है ना। अब तो घर घर में क्या हो गया है, फोन हो गया है ना। लेटर्स टू ईमेल, पहले लेटर्स आता था, है ना, डाकिया डाक लाया, अब डाकिया डाक लाया नहीं, टन आ गया मैसेज, है ना। जो भी होगा ईमेल के जरिए क्या किया जाता है, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो दिस 5 आर द बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये कौन है, देश में, है ना। इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ था
तो इंडिया का कंडीशन बहुत दयनीय था। इंडिया टोटली डिपेंड करता था एग्रीकल्चर के ऊपर। उस टाइम ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर या फिर गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे। सिर्फ 15% आबादी ही इंडिया का शहर में रहता था, बाकी का 85% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ बिलोंग करता था, है ना, रूरल एरिया में। जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था कहाँ पे, इंडिया में। फिर सोचा गया कि इसको कहीं ना कहीं पटरी पे लाना है। पटरी पे लाना है मतलब कि गरीबी को कम करना है। गरीबी को कम करने का एकमात्र उपाय है कि अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रोजगार योजनाएं बनाई जाए, जिससे लोग को क्या हो, पैसा मिले और धीरे धीरे गरीबी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर। तो गोल क्या था, गोल ये था कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, है ना, बेरोजगारी हटाओ, यही उम्मीद था। बिकम सेल्फ रिलेंट, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने प्रोडक्शन करेंगे, अपने कंज्यूम करेंगे और विदेश में भी सामान क्या करेंगे, बेचेंगे। रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, जो गरीब लोग है उसको अमीरों से जमीन छीन छीन के क्या कर दिया जाए, एक रेंट एक्ट लाया गया था, है ना, कि एक आदमी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इनइक्वालिटी को दूर करने का कोशिश किया गया। तो क्या किया गया, तो वो लोग क्या करता था, जिसके पास जमींदार है और उसका 100 बीघा जमीन है, अब 20 बीघा रख सकता है, तो 4 नौकर को पकड़ा, सुन, तोरी के नाम पे 20-20 बीघा कर देता नहीं, कागज पत्र हमारे पास रही, चुपचाप जैसे काम करता सन वैसे, समझ में आया क्या बोले। तो जमींदार जो है वो जमींदारी की तरह दिमाग लगाएगा, ऐसे थोड़ी ना गवर्नमेंट को पैसा देगा। एक कंडीशन ऐसा था इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद 1991, जो कंडीशन अभी पाकिस्तान का है वही कंडीशन इंडिया का था। दयनीय कंडीशन, क्या चीज, दयनीय कंडीशन, माने बस भीख नहीं मांग रहे थे, वही काफी था। कब, 1991 में। तो उस टाइम में सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, है ना, बहुत ज्यादा माने कर्ज में क्या हो गया था, डूब गया था। कौन, इंडिया। और इंडिया अपना सारा, बहुत सारा सोना, है ना, करीब करीब 50 टन सोना जो है फॉरेन में डिपॉजिट कर दिया था, है ना, लोन लेने के लिए। मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या कर दिया था, डिपॉजिट किया था, किस लिए, लोन लेने के लिए। कि कब, 1991 में। उस टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। जब तुम लोग जन्म लिया था तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। 2008 ना, 7-8, हाँ वही 7-8, है ना, जब हम माध्यमिक दे रहे थे। क्या हेवी इंटरनल डेब्ट, लो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन, है ना, इन्फ्लेशन रेट 13-14% बढ़ गया था। पैसा गिर के 27% से पैसा गिर गया था डॉलर के कंपेयर में, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, सब कुछ एकदम बर्बादी के कगार पे आ गए थे। तब आए हमारे रक्षा करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर, सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर, है ना। लेकिन इनका नेगेटिविटी यही था कि ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बोलने के लिए थे, इनको चलाया जाता था पीछे से। अब तुम सोचो कि दो ठो प्राइम मिनिस्टर का वार्तालाप हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर की सीट पे ये नहीं बैठ के सोनिया गांधी बैठी हुई है, आइए बैठे हुए बगल वाले सीट पे, है ना। इसको इसको क्या किया गया, नहीं सोनिया गांधी नहीं बन सकती थी, इसलिए इसको बना दिया गया। अब बना दिया गया तो भाई अपने तो खराब लगता है ना, जैसे घर का मुखिया है कोई, है ना, और उसके जगह पे वो नहीं बैठ के कोई और जाके वहां पे क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। भले तुम पीछे में बात करो वो अलग है, लेकिन कैमरा के सामने तो किसको बैठाना चाहिए, है ना, पीएम को। किसको, पीएम को ही बैठाना चाहिए। तो इस वजह से इसमें मोदी में क्या होता है कि ये फील होता है कि हाँ चलो हम लोग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं जाकर, अपने बल पे ही खड़ा तो है ना, इससे नहीं ना पीछे से जाके कोई खोचा मार रहा है, बोल रहा है कि ये बोलो ये बोलो। अब एक बार क्या हुआ था, कुछ बिल लाया था, कौन, मनमोहन सिंह, है ना, बहुत तारीफ कर रहा था कि ये बिल बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है, और राहुल गांधी आए मीडिया के सामने इसे फाड़ दिया। अब तुम सोचो कि क्या इमेज रहा इसका, माने टाइप ऑफ ऐसा हुआ कि मोदी कुछ लॉन्च किया और अमित शाह आया ऐसा मीडिया में फाड़ दिया, तो मोदी का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, गुडविल खत्म हो जाएगा, गुडविल क्या हो जाएगा। तो ये चीज कर रहा था कौन, राहुल गांधी, इसीलिए उसको पप्पू बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना। अरे भाई मेरे ठीक है, तुमको कुछ भी करना है बैक ऑफ द स्टेज करो, फ्रंट स्टेज में नहीं किया जाता है ना। तो जो भी था, कितने पढ़े लिखे लोग, है ना, कितने
पढ़े लिखे इंसान, इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई था तो वो था मनमोहन सिंह, है ना। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन 1991, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई एलपीजी गैस का। किसका? क्या होता है एलपीजी गैस? हाँ, एलपीजी गैस नहीं है वो। हाँ, उसको एलपीजी को फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि जो कंपनीज हैं, जो नए कंपनीज है या फिर जो भी बिजनेस है, उसमें जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। ज्यादा बैठे बैठे कैसे आवाज होता है हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है अपने से, हमको बताओ तो। यहाँ तो हम इतना देर से यहाँ घूम रहे हैं, कुछ आवाज नहीं हो रहा है। बैठता है लोग पीछे से टानेगा, आगे टानेगा, लठिया, अरे माई, दादा, पापा, चाचा, सब यहीं पे याद कर लेगा लोग। तुम क्या बनाया भाई? दो दो दो। हाँ दो, खेले हम भी। सब ठीक है ना? बाद में मिलते हैं हम तुमसे, घर पे बात करना पड़ेगा तुम्हारा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट? लिबरलाइजेशन मतलब क्या बोले बोलो? कि लाइसेंसिंग प्रिंसिपल्स को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। प्राइवेटाइजेशन मीन्स पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जैसे गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? बिजनेस करना काम है कि देश को चलाना काम है? देश को चलाना काम। अब वो एसबीआई बैंक के बारे में सोचे, है ना, अदर अदर इंडस्ट्रीज के बारे में सोचे तो बिजनेस क्या हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी। तो रेलवे के बारे में सोचे कि रेलवे का दुर्घटना हो गया, क्यों हो गया, आप बताइए क्या क्या रीजन है। तो उसी में तो आदमी क्या रहता है, परेशान रहता है। तो उन सब चीजों को जिसपे कि गवर्नमेंट का बहुत पैसा भी खर्चा हो रहा है और गवर्नमेंट का बदनामी भी हो रहा है, इन दैट केस रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट लॉस में भी जा रहा है और उसको चलाना मुश्किल भी हो रहा है। तो उन सब चीजों को क्या कर दो, हैंड ओवर कर दो। किसके हाथों में? प्राइवेट के हाथों में। किसके हाथों में? और जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन सबको इंडिपेंडेंट छोड़ दो कि भैया अपना प्रॉफिट अपने जुगाड़िए, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एसबीआई अगर लोन दिया है किसको? विजय माल्या को। किसको? विजय माल्या को। तो उससे वसूलने का काम भी एसबीआई का है। उसमें लॉस हुआ तो बियर भी एसबीआई करेगा, गवर्नमेंट उसके लिए रिफंड नहीं करने वाला है ना। अच्छा, लिबरलाइजेशन, लिबरेट द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द चेन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या करो, खत्म करो। रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दो, कम कर दो। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दो। और ग्लोबलाइजेशन मींस बाहरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करो, मोटिवेट करो। लिबरलाइजेशन क्या करता है? फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिबरलाइजेशन से क्या होगा, जो प्राइस फिक्स करना है गुड्स और सर्विसेज का, उसको उसके लिए उसको फ्रीडम देना चाहिए। किसको फ्रीडम देना चाहिए? गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रीडम दे दिया कि भैया अपना प्रोडक्ट है, अपना एमआरपी लगाइए, अपने बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। एब्लोइजिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। हर एक चीज के लिए पहले लाइसेंस लगता था, हर एक चीज के लिए अब लाइसेंस जरूरी नहीं है। रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स का कम कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंडिया में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। मेकिंग इजियर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने के लिए क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन का सहारा लिया गया। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, गिविंग द ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे इंश्योरेंस में प्राइवेट को इन कर देना, बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेट को क्या करना, इन कर। पहले बैंक में सिर्फ एसबीआई बैंक था, क्या था? एसबीआई बैंक था। अब क्या किया गया, किसको लाया गया? एचडीएफसी आया, एक्सिस आया, आईसीआईसीआई आया। तो ये सब क्या हुआ, प्राइवेट जो बैंक जो पहले नहीं थे अब इंडिया में ऑपरेट करने लगे। ये विदेशी जाइंट है, विदेशी जाइंट इंडिया में आने से क्या होता है, इंडिया में कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एसबीआई भी चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो, है ना। वो भी क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उतना ही एग्रेसिव है जितना कि एचडीएफसी बेचने के लिए एग्रेसिव है। एडवर्टाइजमेंट एसबीआई का भी पहले देखने को मिलता था क्या? नहीं। अब देखने को मिलता है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया कि भैया अपना प्रॉफिट अपने कमाइए, हम लोग आपको इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ पीएसयू बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब उसको उसका पावर दे दो, तुम अपना अपने संभालो, अपना प्रेसिडेंट होगा, अपना डायरेक्टर होगा, तुमको चलाने वाला वो ऑपरेटर होगा। हम लोग बिजनेस का, हाँ, टाइम टू टाइम। जैसे एलआईसी, एलआईसी भी एक टाइप का क्या है, पीएसयू है। क्या है?
पीएसयू है, तो उसने अगर वो हर एक साल गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है, क्या देती है, कितना करोड़ का डिविडेंड देती है। एलआईसी सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है पीएसयू का, किसका, पीएसयू का, क्योंकि लोग ह्यूज अमाउंट एलआईसी कराते हैं, हर एक के घर में एलआईसी होगा। और एलआईसी से क्या होता है कि रिटर्न कम देना है और पैसा पूरा पॉकेट में बढ़ा जाता है, कितना भी मर जाता है पता नहीं रहता कि एलआईसी था उसका, और वो पैसा रखा हुआ है किसके पास, है ना, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के पास, और बैंक में रखे रखे उससे इंटरेस्ट कमा रहा है। फिर क्या आता है, जैसे रेलवे को अभी सोचा जा रहा है कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्या किया जाए, ढकेला जाए, क्योंकि रेलवे पर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। कब रेलवे कहाँ जाएगी, कब गिर जा रही है, कब पटक जा रही है, कोनो ठीक है नहीं है। 4 घंटा लेट है, 5 घंटा लेट है। एक दिन हम ट्रेन चढ़ाने गए थे, जनशताब्दी चढ़ाने गए थे, है ना, जनशताब्दी थी। अब ट्रेन है 6 बजे और मैसेज आ गया कि ट्रेन 4 घंटा लेट है। अब आदमी वैसे टाइम थोड़ी एडजस्ट कर पाएगा, अचानक से 4 घंटा लेट बोल दिया जाएगा तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में होता नहीं है। ओला उबेर को अभी बुलाओ, घरे आके तुम्हारे लेके जाएगा। ग्लोबलाइजेशन से फर्स्ट मिक्सिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपने कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से क्या करना, मिक्स करना, माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर देना और ज्यादा छूट देना, क्या करना, छूट देना, माने विदेशी विदेशी प्रोडक्ट के लिए अपने देश का दरवाजा क्या करना, खोल देना, है ना। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एक्टिविटीज टू गो बियॉन्ड द इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड तुम्हारे लिए क्या है, एक मार्केट है, जहां मन करे वहां पर प्रोडक्ट को क्या करो, बेचो। इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेक्शंस एंड interdependence among the various nations of a global economy। 5 मिनट का रेस्ट दे, उसका इसको पढ़ा रहे हैं भाई, सो ही रहा है, यही एक टॉपिक है उसको। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। देखो इतना सारा चेंजेस हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहला बात तो इसके आने से फ्यूचर में क्या होगा कि विदेशी कंपनियां इंडिया में आ जाएंगी। अब विदेशी कंपनियां छोटा मोटा तो है नहीं, है ना, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में क्या करेगी, अपना पैर पसारना शुरू करेंगे, लाइक पेप्सी, कोको कोला। अब इन लोग के सामने जो पहले कैंपा कोला था वो क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, है ना, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टेबल नहीं कर पाया, है ना। तो थ्रेट ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी आएगा तो वो क्या होगा, अच्छा क्वालिटी देगा, कम प्राइस में देगा, ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो सस्ते में सामान बेच पाएगा। तो लोकल कंपनीज जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, उनको कॉम्पिटिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर्स, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। एसबीआई अपना संभाले, बीएचईएल अपना संभाले, ये सब जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन लोग को अपना अपना ध्यान देना पड़ेगा, अपने से संभालना। इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर्स को ज्यादा अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि हमको क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना नहीं चाहिए। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स और ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, बोलेंगे भैया वो तो 85 रुपए में दे रहा है, अगर आप 40 में दीजिएगा तो हम आपसे खरीदेंगे, नहीं दीजिएगा तो, जैसे ही वो बोला कि ठीक है 40 में ले जाइए तो बोला कि वो तो 30 में दे रहा है ना। तो कंपटीशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कंपटीशन बढ़ने से अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा, कंज्यूमर को, किसको, कंज्यूमर को। मार्केट ओरिएंटेड एसेंशियल फॉर चेंज के लिए जरूरी है, और वगैरह वगैरह। देखते हैं थ्रेट्स फॉर द एमएनसीज, ह्यूज एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया मेक अस ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, नया चैलेंजेस लाएगा किसके लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। रियल जो इंडियन गोदरेज इंडिया का प्रोडक्ट है, जबकि टॉपिकाना जो है वो पेप्सी का प्रोडक्ट है, तो जिस इससे इसके सामने इसको कॉम्पिटिट कर पाना तो काफी मुश्किल होगा, क्या होगा, मुश्किल होगा। रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से अपना पैसा निकालना शुरू करेगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का पैसा डालना क्या होगा, शुरू होगा। टू सर्वाइव एंड ग्रो पीएसयू विल हैव टू मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। अब सर्वाइव करने के लिए जैसे एसबीआई को खुद का प्रॉफिट खुद जुगाड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करने वाली नहीं है। तो वही बोल रहा है कि टू सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल हैव टू मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से काम करना
पड़ेगा एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, जनरेट देयर ओन प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट खुद से क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ना पड़ेगा। पीएसयू लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, बीएचईएल, increasing competitions, new industry licensing and enter of foreign firms has increased the competition of Indian firms। Indian firm के साथ क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने के वजह से जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस में, बैंकिंग में, इन सब में सर्विसेज, ये सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस प्राइवेट वाले ज्यादा अच्छा देते हैं इन कंपेयर टू सरकारी वाले, तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो हमको अच्छा से अच्छा क्या करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हम एडॉप्ट करके रख सके। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स एज, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में बहुत सारे क्या है, नेटवर्क अवेलेबल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है ना। इन दैट केस कस्टमर्स जो है, जिसका सर्विस अच्छा होगा, जिसका नेटवर्क अच्छा होगा, जिसका सबसे कम दाम होगा, उसके तरफ ज्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। कस्टमर्स हैव अ वाइडर चॉइस इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। कम दाम पे अच्छा क्वालिटी और अच्छा सर्विसेज खरीदने का क्या होगा, मौका रहेगा। अगर सिर्फ मोनोपोली रहता तो, एक ही प्रोडक्ट रहता तो हमको जबरदस्ती वही खरीदना, जैसे अभी ड्यूलोपोली चल रहा है, या तो एयरटेल या तो जियो, या तो एयरटेल या तो जियो। वीआई कौन यूज करता है, वीआई वो यूज करता है जिसको रात में इंटरनेट चलाना, दिन में तो उसका चलता नहीं है। मार्केट ओरिएंटेशन, क्या चीज, मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर द सेलर लेटर। मतलब पहले क्या होता था, पहले प्रोड्यूस करते थे तब बेचने जाते थे। अब क्या होता है, पहले एनालाइज करता है मार्केट को कि मार्केट आखिर डिमांड क्या कर रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए मार्केट को, उस हिसाब से प्रोडक्शन करना क्या करता है, शुरू करता है। कौन, अदर कंपनीज। हेलो हेलो, हाँ कहा थे हम लोग, नो फर्म हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट एंड फर्स्ट एंड गो टू द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। जैसे पहले क्या होता था, मैकडोनल्ड अपना अपना प्रोडक्ट क्या करता है, बेचता है, लेकिन चूंकि इंडिया में आना है तो उसने इंडिया का मार्केट को क्या किया, एनालाइज किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का है ना। तो वो देखा कि इंडिया में टिक्की चाट जो है वो ज्यादा चलता है ना। तो टिक्की चाट को चूंकि, और कहें बोले नहीं, हाँ बोलिए। हाय देखो, तो मैकडोनल्ड क्या किया, पहले मार्केट को एनालाइज किया और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को क्या किया, डेवलप करके मार्केट में बेचना शुरू किया। फिर क्या आता है, essential for changes after 1991 the business firm has to become confused and have to continuously modify their operation actual categorize the Indian customers on the basis of their income। जैसे हम भी क्या किए हैं, दो टाइप का फीस रखे हैं, एक सीबीएसई का फीस अलग रहेगा और एक डब्ल्यूबी का फीस अलग रहेगा, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे जो है वो ज्यादा भीड़ में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को चाहिए टेंशन, क्या चाहिए, अटेंशन, कि भैया टीचर जो है मेरे ऊपर क्या करे, फोकस करे। तो ठीक है, बैच छोटा रहेगा लेकिन फीस बड़ा रहेगा, है ना, फीस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। उसी तरह जब एक्चुअल जब जब मार्केट ऐसा हुआ तो कंपटीशन बढ़ गया था। अब कंपटीशन बढ़ गया तो एक्चुअल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो क्या किया, नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो एक्चुअली विदेशी कंपनी है, क्या है, विदेशी कंपनी है। तो वो क्या किया, पहले मार्केट को एनालाइज किया कि आखिर इंडिया में रहते कैसे लोग हैं। तो देखा कि एक बात है, बहुत गरीब, है ना, किसकी तरह, विनोद की तरह, हम तुमसे ज्यादा गरीब है, ठीक है। एक आता है उससे थोड़ा सा अमीर, है ना, जो मिडिल क्लास बोला जाता है, एक आता है ना अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो लोअर क्लास के लिए वो बनाया व्हील, मिडिल क्लास के लिए बनाया रिंग और अपर क्लास के लिए बनाया सर्फ एक्सल। क्लियर। तो ये क्या किया, बाइफिकेट कर दिया, है ना, किसके लिए, जो जो जिसका जिसको क्या कर सकता है, एफोर्ड कर सकता है वो प्रोडक्ट वो परचेज क्या कर ले। मेरा तो तीनों कस्टमर है, मेरे पास तो तीनों कस्टमर है। अब गरीब ज्यादा है, गरीब तो ज्यादा है, तो 10 रुपया वाला ज्यादा बिक्री होगा, 10 रुपया वाला ज्यादा बिक्री होगा, और ये अमीर कम है, तो 100 रुपया वाला एक आदमी बिक्री करेगा, तो 10 रुपया वाला 50 को बिक्री हो रहा है, इसका एक ही बिक्री हो रहा है, तो अच्छा है कि हम वही बेचे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। समझ में क्या बोले, तो सबके लिए प्रोडक्ट क्या किया है, डेवलप
rapidly changing the technology environment, companies are making huge investment in the research and development. हमको क्या बोले कि हर एक चीज के लिए एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट करना पड़ता है। कुछ भी लाके मार्केट में बेच नहीं सकते हो, पहले मार्केट को एनालाइज करो कि डिमांड किस चीज का है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलने वाला है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करो, बनाओ और फिर मार्केट में उतरो, देखो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बिक्री होगा। तो अब कंपनी क्या करने लगी, पहले मार्केट का एनालाइज करना शुरू कर दी। प्लानिंग प्लानिंग पढ़े थे ना हम लोग। प्लानिंग में क्या होता है कि पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, कि इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, उस हिसाब से प्लानिंग क्रिएट करना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। जैसे हुंडई सेटअप एन इन्वेस्टमेंट फॉर 184 करोड़ द न्यू 2 लाख स्क्वायर फीट फैसिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन हैदराबाद टू रिस्पॉन्ड इवन मोर क्विकली एंड चेंजिंग कस्टमर्स नीड एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा कैसा नीड आ रहा है, क्या क्या कार में डिमांड होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से Hyundai क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। एंड ऑफ स्लाइड। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ही है, क्या है, इतना ही है।